नमस्कार, मेरा नाम है नील और दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। आज का संपादकीय द हिंदू अखबार से लिखा है स्तुति शाह साहिबा ने, जो कि कोलंबिया लॉ स्कूल में डॉक्टोरल कैंडिडेट हैं, पीएचडी की छात्र हैं। लिखा गया है जेलों के विषय पर, जेलों में रिफॉर्म्स की जरूरत पर और जेलों को लेकर क्या देशों का कर्तव्य होना चाहिए इस विषय में। जेल, इससे पहले कि हम संपादकीय पे आगे चर्चा करें, थोड़ा सोचें इस बात पे कि जेल के बारे में जो हमारे विचार हैं वो कहां-कहां से बने हैं आज तक। क्योंकि जेल वो जगहें भी हैं जहां पर बैठकर भगत सिंह अपनी डायरी लिख रहे हैं, उसके हाशिए पर गालिब का शेर लिख रहे हैं कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका फिर लहू क्या है। जेल ही वो जगह है जहां पर बैठ के जवाहरलाल नेहरू भारत की सभ्यता की विकास यात्रा के बारे में सोच रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं। जेल ही वो जगह है जहां पर बैठ के दोस्तोयेव्स्की अपनी सजा का इंतजार भी कर रहे हैं, एक ओर साइबेरिया की जेल में बैठकर और दूसरी ओर उपन्यास की रचना भी कर रहे हैं। या एंटोनियो ग्राम्स्की, प्रसिद्ध इटालियन दार्शनिक कह लीजिए, राजनीतिक विचारक कह लीजिए, जो प्रिजन डायरीज लिख रहे हैं, जहां से राजनीतिक शास्त्र की, राजनीति शास्त्र की, राजनीतिक विचारधाराओं की एक नई पौध जन्म लेती है। सबऑल्टर्न जैसे कई शब्द जन्म लेते हैं। तो जेलों का एक वो इतिहास भी है, हम लगातार इसकी चर्चा करते जा सकते हैं। क्रांतिकारियों की, पोएट्स की, ऐसे तमाम लोगों ने जेलों का एक उपयोग किया है। जेल हम वैसे याद रखते हैं, बट जेलों की एक स्याह सच्चाई भी है। वो स्याह सच्चाई भी हमें काला पानी जैसी कहानियों से याद आती है, या तमाम ऐसे लोगों के जब मेमोइर्स आते हैं, स्मृति वो संजोते हैं किसी एक जगह पर कि जेलों की उनकी यात्रा कैसी रही, तो एक बड़ी ही स्याह छवि जेलों की उभरती है। और अगर हम असल सच्चाई की बात करें तो स्याह सच्चाई जेलों की असल सच्चाई है, क्योंकि बाकी चीजें, वहां से कवियों ने कविताएं लिख दी, फैज ने नज़में लिख दी, दार्शनिकों ने दर्शन दे दिया, वो अपवाद की तरह ज्यादा है। या एक दूसरे दार्शनिक के शब्दों में कहें तो रेगिस्तानों में भी कभी कभी फूल उग जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया को रेगिस्तान बना दें। फूल बनाने के लिए, फूल उगाने के लिए दुनिया को उपजाऊ बनाना पड़ता है। तो जेलों की स्याह सच्चाई एक असल सच है। ये बातें इसलिए जरूरी थी क्योंकि जब हम जेलों जैसे टॉपिक्स पर बात करते हैं तो अक्सर ये विचार आने लगता है कि जेल तो एक प्रैक्टिकल नेसेसिटी है। खासतौर पर न्यूज में अपराधों की तमाम हम चर्चाएं सुनते हैं, अखबारों में ब्यौरे पढ़ते हैं अपराध के, तो लगता है कि जेल तो जरूरत है और जेल को बढ़ाते रहना चाहिए। लेकिन बड़े होने की जो हमारी यात्रा है, वो अपने भीतर उस स्वप्नदर्शी को, उस विचारशील व्यक्ति को भी जीवित रखने की यात्रा है, जो कि कोट अनकोट प्रैक्टिकलिटी से खुद के स्वप्नों को, विचारों को कुंद ना होने दे। प्रैक्टिकल नेसेसिटीज और मानव होने के जो स्वप्न हैं, समाज के जो स्वप्न हैं, उनके बीच अपनी धुरी तलाश सके। बुद्ध के शब्दों में कहें तो सितार के तारों को ना तो बहुत ही टाइट कसे, ना ही बहुत ही ढीला कसे, तभी वीणा में से, सितार में से या वीणा में से स्वर लहरी उठ सकती है। संपादकीय शुरू करते हैं। शुरुआत की चर्चा आज थोड़ी ज्यादा हो गई। ब्रॉड एनालिसिस से ही हम इस संपादकीय को समझ लेंगे। संपादकीय चर्चा क्या करता है कि हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में जो सेलिब्रेशंस हो रहे थे, वहां पर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने एक बहुत ही गंभीर विचार ऑडियंस के सामने रखा। उन्होंने कहा कि जो देश भर में प्रिजन्स हैं, जेलें हैं, और वहां पर जो लोग जेल में बंद हैं, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है और उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। कई बार तो उनको बहुत छोटे अपराधों के लिए बरसों बरस उस जेल में रखा जाता है, क्योंकि शायद वो बहुत गरीब होते हैं, कई बार तो अपनी जमानत की रकम भी नहीं चुका पाते, जमानत देने तक के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, और इस वजह से भी ना सिर्फ बरसों वो जेल में रहते हैं, बट इसका दंश उनके परिवारों को, उनके संबंधियों को भी झेलना पड़ता है। और उन्होंने, राष्ट्रपति साहिबा ने इस बात पर एम्फसाइज किया कि हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों को साथ में आकर उनको मदद करनी चाहिए। और इसके बाद जो उन्होंने सवाल पूछा, वही इस संपादकीय का आधार है। राष्ट्रपति महोदया ने सवाल पूछा कि हम कैसे कह दें
कि हमारा देश प्रगति कर रहा है अगर हमें लगातार जेलों की संख्या बढ़ानी पड़ रही है केवल इस वजह से कि जेलों में भीड़ बढ़ रही है। तो हम कैसे कहें कि देश प्रगति कर रहा है जबकि जेलें बढ़ानी पड़ रही हैं क्योंकि जेलें कम पड़ रही हैं? बहुत गहरा सवाल था, बहुत बेसिक सवाल भी है, इतना बेसिक जिसको हम कई बार पूछना भूल जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब राजनीति के शीर्ष से ऐसे विचार निकल कर आते हैं देश के सामने। लेकिन दूसरे विचार भी हैं। दूसरा विचार कहाँ है? संपादकीय आगे बढ़ता है। स्तुति शाह साहिबा कहती हैं कि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आदेश दिया है, विनय कुमार सक्सेना साहब ने डीडीए को, कि 1.6 लाख स्क्वायर भूमि डीडीए एलोकेट करे दिल्ली के जेल विभाग को। क्यों करे? नरेला में एक नरेला इलाका है दिल्ली का, वहां पर जेल बनानी है। इसके लिए डीडीए को लगभग 136 करोड़ दिए गए हैं, डीडीए ने 28 करोड़ और मांगे। तो इस पर इतने पैसे लगाकर एक जेल का निर्माण करना है। प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन को, डीडीए को नहीं, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन को, जेल विभाग को निर्माण करना है। तो अफसरों का कहना है कि भाई ये जेलें 2 चरणों में बनेंगी। पहला चरण जब तैयार हो जाएगा उसमें 250 कैदी रह सकेंगे। हाई रिस्क सिक्योरिटी प्रिजन होगी और वो ऐसे बनाई जाएगी कि उसमें से एक कैदी दूसरी दीवार के पार झांक ना सके और जो अफसरान हैं वो ध्यान से कैदियों पर नजर रख सके। नजर रखने की बात से संपादिका महोदय को याद आता है मिशेल फूको करके एक दार्शनिक हुए, मिशेल फूको साहब ने, जिसको फुकोल्ट लिखा जाता है लेकिन फ्रेंच थे तो पढ़ा जाता है मिशेल फूको। तो मिशेल फूको साहब ने एक फिलॉसफी में एक वर्ड दिया था, पैनेप्टिकॉन। पैनेप्टिकॉन वो जगह होती है जहां से किसी इमारत के सभी हिस्सों को देखा जा सकता है। तो ये जेल में पैनेप्टिकॉन नाम का स्ट्रक्चर बना। मॉडर्न वर्ल्ड के एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर के रूप में ऐसी जेलों को माना जाता है। वो ऐसी जगह थी जहां से जेल में हर जगह नजर रखी जा सकती है। तो हर कैदी को लगता है कि उसको लगातार देखा जा रहा है और वो हमेशा खुद को थोड़ा डिसिप्लिन रखता है कि उस पर नजर रखी जा रही है। कई आज के फिलोसफर पैनोप्टिकॉन के कंसेप्ट को कैमरा से जोड़ देते हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है, लोग खुद ही बिना इस बात को चेक किए कि असल में कोई देख भी रहा है कि नहीं, उनको लगता है कि उनको लगातार कोई देख रहा है और इससे वो खुद को थोड़ा नियोजित करके रखते हैं, नियमों में बांध के रखते हैं। ये पैनोप्टिकॉन का कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग इससे खुश भी हो सकते हैं, कुछ लोग असहमत भी हो सकते हैं। आज हम इसकी बात कर नहीं रहे। हम बात क्या कर रहे हैं? संपादिका महोदया कहती हैं कि मिशेल फूको ने यह साबित किया था कि कैसे प्रिजन्स का जो आर्किटेक्चर ही है, जो उसकी रूपरेखा है, वही वहां रहने वाले कैदियों की सोल्स को बनाने, टॉर्चर करने, ब्रेक करने में इस्तेमाल की जाती है। कैदी हमेशा एक डर में रहे, इसके लिए इस्तेमाल करने में इस्तेमाल की जाती है। और ये भी बताता है, जिस प्रकार की बातें कही हैं दिल्ली के जेल प्रशासन ने कि हम कैसी जेल बना रहे हैं, संपादिका महोदय कहती हैं कि देखिए, ये बताता है कि कैदियों को किस नजर से देखा जा रहा है। अब इन्हीं सब बातों के लिए मैंने कहा था कि अपने भीतर के स्वप्नदर्शी और विचारशील व्यक्ति को भी जीवित रखिए। ये मत कहिए कि अरे जुर्म किया है तो यही सजा भोगनी पड़ेगी। जुर्म करने वाला व्यक्ति मुजरिम था, उसने जो किया वो किया। अगर समाज सभ्य है तो वो अपने कृत्यों से अपनी सभ्यता साबित करेगा, अपराधी अपने कृत्यों से अपना अपराधी होना साबित करता है। तो ये बैलेंस भी बना के रखना चाहिए। खैर, संपादकीय आगे बढ़ता है कि चलिए फिर जेल अगर ऐसी नहीं होगी तो कैसी हो सकती है, ये भी तो एक विचार आता है। कई बार हम कुछ विकल्प केवल इसलिए चुन लेते हैं क्योंकि सामने सवाल उठता है कि दूसरा विकल्प क्या है। खैर, इस मामले में दूसरा विकल्प है। फ्रैंक गेहरी एक प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हुए, उन्होंने येल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में एक एक्सपेरिमेंट किया। अपने बच्चों को, आर्किटेक्चर के बच्चों को कहा कि आप जेलों का एक आर्किटेक्चर का नमूना दीजिए, कैसी जेलें बनाई जाए। बच्चों ने जो जेलें बनाई ऐसे लोगों के लिए जिनको बहुत ही संगीन अपराधों के लिए सजा दी गई थी, तो बच्चों ने जो जेलें बनाई, और बच्चों का मतलब बच्चे मत लीजिए, वो जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी बेहतर शब्द है, बच्चा कहना उनको इन्फेंटलाइज करता है, लगता है कि हम बहुत ज्ञान के कर्व से प्रेरित होकर उनको बच्चा कह रहे हैं। बच्चा बेहतर वर्ड नहीं है, विद्यार्थी बेहतर वर्ड है। तो विद्यार्थियों ने जो बनाया मॉडल, और देखिए कितना कल्पनाशील मॉडल है, उनका जो प्रिजन था वो भी एक प्रकार से कैंपस की तरह दिख रहा था, यूनिवर्सिटी के कैंपस की तरह, जहां पे हेल्थ फैसिलिटीज थी,
मोनास्ट्री थी, ऐसी जगह थी जहां सामुदायिक रूप से लोग एक सके जुट सकें। और उन्होंने अपनी जेलों को वैसा नहीं बनाया जैसा आमतौर पे जेलें बनती हैं, एक प्रकार का गोदाम जैसे जेलें बनती हैं, पिंजरों जैसी जेलें बनती हैं। इन विद्यार्थियों की जेलें अलग थी और उन विद्यार्थियों ने प्रिजनर्स को, प्रिजन स्टाफ को अपने क्लाइंट के तौर पर देखा और जैसे उनको सुविधाएं मुहैया की जानी चाहिए उनमें सुधार लाने के लिए, जो कि प्रिजन का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव होता है। प्रिजन रेट्रिब्यूटिव नहीं है, बदला नहीं ले रहा है क्रिमिनल से, वो उसमें सुधार लाने या रिफॉर्मेटिव अप्रोच पे काम करता है। तो खैर ये एक बात हो गई कि इस प्रकार के विकल्प और सोचे जा सकते हैं। संपादकीय का अगला हिस्सा कहता है डिफंड प्रिजन्स। डिफंड का बेसिक अर्थ होता है कि आप जो सरकारी पैसा जा रहा है उसको कम कीजिए। ऐसा अमेरिका में भी हाल में नारा लगा था जब वहां पे अश्वेत समुदाय के खिलाफ पुलिस के दमन की शिकायतें आई थी, तो एक बड़ा आंदोलन उभरा था जो कह रहा था कि डिफंड पुलिस। तो उसी तर्ज पर कहा गया है डिफंड प्रिजन्स। लेकिन बहरहाल डिफंड एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप हो सकता है, आप अपने विचार पे इसको चेक कीजिएगा। लेकिन इस विचार को भी समझिए कि ये विचार कहां से आ रहा है, इसीलिए हम ये संपादकीय पढ़ रहे हैं। संपादिका महोदय कहती हैं कि देखिए भारत की जो जेलें हैं वो आज भी प्रिजन एक्ट 1894 से संचालित है। साल 1894, अंग्रेजों के जब एपोजी पे थी उनकी पावर, अंग्रेज अपनी सत्ता के चरम पर थे, पीक पर थे, उस दौरान उनके द्वारा एक औपनिवेशिक कानून लाया गया जिसको प्रिजन एक्ट कहा गया। समझ सकते हैं ये कानून क्यों लाया गया होगा। भारत की जेलों में अंग्रेजों को तो भरा नहीं जा रहा था, भारत की जेलों में भारतीयों को डाला जा रहा था, उन सब भारतीयों को जो अंग्रेजों के लिए किसी भी प्रकार से उनकी आंखों में किरकिरी थे। वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए किरकिरी हो सकते हैं, वो किसी भी चीज के लिए उनकी आंखों की किरकिरी थे। तो ऐसे कैदियों को कभी ये नहीं माना गया कि उनमें कोई सुधार करना है या वो भी नागरिक हैं, माना गया कि ये सब पार सिटीजन्स हैं। सब पार सिटीजन्स यानी कि नागरिकों से, आम नागरिकों से कमतर हैं। और ये एक प्रकार से अंतर्निहित कर दिया गया व्यवस्था में कि जेलें जो हैं वो रेट्रिब्यूटिव रहेंगी, आपको महसूस कराएंगी कि आपने जो किया था वो गलत किया था, उसका बदला आपसे लेंगी, ना कि रिफॉर्मेटिव, आप में सुधार लाने का काम नहीं करेंगी। अगर आप इन सब बातों से सहमत नहीं हो रहे हैं या कोई और है जो सहमत नहीं हो रहा है, तो इस बात को टटोले कि क्यों अक्सर कहा जाता है कि जेल जाकर कोई व्यक्ति और बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा। ये एक आम धारणा कैसे बन गई, जबकि ऐसा होना तो नहीं था। जेलों को सुधार गृह की तरह काम करना था और जेल तो यहां ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह काम कर रहा है। इस पर्सपेक्टिव से इन विचारों को समझने की कोशिश कीजिए। समस्याएं केवल यही समाप्त नहीं होती, ये जेलें जो थी ये बहुत अधिक कास्टिस्ट भी थी। यहां पे जाति व्यवस्था अपने सबसे निकृष्टतम बिंदुओं को कई मायनों में छूती थी। कई प्रथाएं जैसे सफाई जैसी चीजें, कई तमाम काम जाति के आधार पर बांटे जाते थे। और संपादिका महोदय कहती है कि कई जगहों पर जेल मैनुअल आज भी कामों को जाति के आधार पर बांटते हैं। ये सब समस्याएं भी हैं। इसके अलावा यह भी एक सच है, दुनिया भर के जेलों का सच है, भारत की जेलों का भी सच है कि जो समाज के हाशिए पर लोग हैं, जिसमें अल्पसंख्यक शामिल हो सकते हैं या बहुसंख्यक वर्गों के भी वो सेगमेंट्स जो कि हाशिए पर है। तो संपादकीय आगे कहता है कि भारत में दलित, आदिवासी जेलों में अधिक पाए जाते हैं। जितना उनका पॉपुलेशन में परसेंटेज नहीं है, उससे ज्यादा परसेंटेज उनका जेलों में है। अब क्या इसके लिए ये कहा जाए कि ये समुदाय, ये सेक्ट ज्यादा क्रिमिनल होते हैं, या फिर ये कहा जाए कि जो व्यवस्था है ये इस प्रकार की है कि वो इनके खिलाफ झुकी हुई है, इनके पक्ष में झुकी हुई नहीं है। होना तो ये था कि राज्य को मजबूत होने के नाते कमजोर का हाथ थामना था, लेकिन कम से कम जेल की व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि वो कमजोर के खिलाफ है। जेलों के पूरे प्रशासन से, और उस प्रकार उसके एक्सटेंशन के रूप में कहें तो कानून के पूरे प्रशासन से जूझना अपने आप में बहुत महंगा है। ना सिर्फ महंगा है बल्कि अनएक्सेसिबल भी है। कानून की भाषा, वकीलों के दावपेच, ये सब कुछ जेल की यात्रा को आसान बना देता है हाशिए पर पड़े लोगों के लिए, बजाय जेल से बाहर रहने के। तो संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि
तमाम ऐसे कानून भी हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट है, जिसमें पुलिस को या कानून व्यवस्था को अधिकार होता है कि कुछ लोगों को घोषित कर दे कि ये आम तौर पर मतलब बहुत ज्यादा अपराधों में लिप्त रहते हैं, तो उनके खिलाफ हमेशा कानून व्यवस्था झुकी रहती है। कोई घटना हुई, तुरंत हैबिचुअल ऑफेंडर्स की लिस्ट निकाली गई, उन लोगों को बुलाकर उनसे पूछताछ की गई। इन बातों को मान लिया गया है कि ये कानून व्यवस्था लागू रखने के लिए जरूरी है। संपादिका महोदय सवाल पूछ रही हैं कि जाके उन लिस्ट को देखिए, वो हमेशा समाज पर हाशिए पे जो लोग हैं, जो वर्ग हैं, उनके अगेंस्ट काम करती हुई ऐसे लिस्ट, ऐसे कानून आपको मिलेंगे। संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि देखिए, दिल्ली के प्रिजन कॉम्प्लेक्स को डीकंजेस्ट यानी उसकी भीड़ को खत्म करने की बात जो एलजी महोदय कह रहे हैं, ये क्यों प्रॉब्लमेटिक है? क्योंकि जो मुर्मू साहिबा कह रही हैं, वो कह रही हैं कि अगर जेलें बढ़ रही हैं तो वो विकास के साथ कैसे हम इसको समाहित मान लें कि देश विकास कर रहा है और देश में जेलों में कैदियों की संख्या इतनी बढ़ रही है कि जेलें कम पड़ रही हैं। क्योंकि हमें इस इशू को ऐसे तरीकों से एड्रेस करना चाहिए। एलजी साहब कैसे कर रहे हैं कि जगह कम पड़ रही है, जगह और बढ़ा दो। संपादिका महोदय क्या कह रही हैं कि राष्ट्रपति की बात में अंतर नहीं था कि अपने तरीके बदलिए, जेलों में जगह कम पड़ रही है तो कम से कम उन लोगों को आजाद कीजिए जो बहुत ज्यादा बीमार हैं, बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, समाज को उनसे कोई खतरा नहीं है। पेनल्टी को अगर कम किया जा सकता है उनके आचरण के आधार पर, उस पर त्वरित निर्णय लीजिए। बेल की कीमतों को घटा दीजिए। अगर बेल उनको दी ही जा चुकी है तो क्या कोई व्यक्ति केवल इस वजह से जेल में रहे कि वो अपनी बेल के 10,000 रुपए नहीं भर पाया? तो उनको अफोर्डेबल बना दीजिए। देखिए कौन लोग अपनी बेल नहीं भर पा रहे हैं। और हर क्राइम के लिए लोगों को जेल मत भेजिए। अगर कोई क्राइम ऐसा है जिसमें सुधार बिना जेल भेजे आ सकता है, कम्युनिटी सर्विस के द्वारा आ सकता है, दूसरे माध्यमों में आ सकता है, तो हर चीज के लिए जेल मत भेजिए। इन तमाम चीजों पर विचार करके जेलों में जगह को बढ़ाइए, नई जेलें मत बनाइए, ये संपादकीय कहता है। आगे बढ़ता है कि प्राइमरी रीजन कि हमारी जेलें भरी हुई हैं इसलिए नहीं है कि भारत में बहुत ज्यादा क्राइम हो रहा है, बल्कि इसकी जड़ में है कि भारत ने इनफ नहीं किया है, काफी नहीं किया है क्राइम को रोकने के लिए। हमारा अप्रोच प्रिवेंटिव होना चाहिए, क्राइम को ही रोकने वाला होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं कि क्राइम हो गया तो हम जेल में डाल देंगे और बहुत अच्छा प्रशासन है क्योंकि देखिए तुरंत जेल में डाल दिया। अभी के लिए शॉर्ट टर्म में हो सकता है जरूरी हो, लॉन्ग टर्म विजन जो होगा देश का, जो स्वप्न होगा, वो तो यही होना चाहिए कि क्राइम के रेशियो घट जाए, रेट घट जाए। कैसे घटेंगे? ऐसे नहीं घटेंगे कि आप और बढ़िया बढ़िया जेलें बनाइए, बल्कि ऐसे घटेंगे कि आप सरकार के साथ मिलकर, ये एलजी के लेफ्टिनेंट गवर्नर को संबोधित है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के सरकार के साथ मिलकर पब्लिक फंड्स को पब्लिक गुड्स की ओर डायरेक्ट कर दें, बेहतर घर बनाएं, बेहतर शिक्षा दें, ज्यादा रोजगार दें, ताकि लोग एटलीस्ट वो तबका जो कि जरायम की दुनिया में, जुर्म की दुनिया में, क्राइम की दुनिया में इस वजह से जा रहा है क्योंकि समाज उनको जगह नहीं दे सका अपने नॉर्मल स्टेट में, कानूनी स्टेट में, तो वो फिर गैर कानूनी क्षेत्र में चले गए। कम से कम वो लोग गैर कानूनी क्षेत्र में, जुर्म के क्षेत्र में जाने से बच सके। संपादकीय अंत में आते हुए कहता है कि हमें प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहिए इससे पहले कि भारत जैसे देश में, जहां बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज के हाशिए पर अपना जीवन बिता रहे हैं, तो भारत जैसे देश में स्थितियां या तो हाथ से बाहर निकल जाएं या इतने ज्यादा लोग उस ट्रॉमा और कन्फाइनमेंट को झेल लें जितने लोगों को हम अपने जेलों में भरते जाते हैं अपने तमाम बॉटल नेक्स के कारण। जो हमारी कानूनी प्रणाली है, अगर वो एक बॉटल की कल्पना करें तो उसका नेक जाम है, केसों को सॉल्व होने में बरसों बरस लग जाते हैं। कई अमीर और उच्च वर्ग जो है वो तो आसानी से जेलों से छूट जाता है, उनके पास वकीलों की फौज होती है, उनके पास एक्सेस होती है, होनी चाहिए, सबके पास होनी चाहिए, लेकिन सबके पास होनी चाहिए। समाज के हाशिए पर जो वर्ग है उसके पास अक्सर ये एक्सेस नहीं होती और इसीलिए वो जेलों में अधिक पाया जाता है, अधिक ऐसे ट्रॉमा से गुजरता है। संपादकीय अंत होता है इस बात से कि हमें यूयू ललित साहब जो सुप्रीम कोर्ट के पिछले चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक बात कही थी कि हमें ध्यान रखना चाहिए, एवरी सेंट हैज अ पास्ट
एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। हर साधु का एक अतीत होता है और हर अपराधी या हर पापी का एक भविष्य होता है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम उन लोगों के प्रति जिन्होंने कोई क्राइम किया है, जिन पर कोई आरोप है, उनके प्रति ज्यादा सेंसिटिव, संवेदनशील रुख रख पाएंगे और राष्ट्रपति मुर्मू साहिबा ने जो बात कही थी उसके मर्म को समझ पाएंगे। तो ये था आज का संपादकीय। आपको ये एडिटोरियल कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कल कई सारे लोगों ने सही जवाब दिए थे कि भारत ने पेट्रोलियम रिजर्व्स, अपने जो इमरजेंसी रिजर्व्स बनाए हैं वो किन किन जगहों पे बनाए हैं। मुझे वो देखकर बहुत अच्छा लगा। हम बीच बीच में ऐसे सवाल पूछते रहेंगे। ये जरूर बताइए कि आपको ये एडिटोरियल कैसा लगा या क्या कुछ बदलाव आप देखना चाहेंगे। हम उनका जवाब देते रहेंगे। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। नमस्कार।